हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आर्यम एकेडमी में। आज हम सब मध्यकालीन इतिहास फिर से पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने मोहम्मद गोरी को पढ़ा था। किसको? मोहम्मद गोरी को पढ़ा था। आज हम सब उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक अर्थात गुलाम वंश, इसी को दास वंश कहते हैं और इसी को मामलूक वंश कहते हैं। इसको पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मध्यकालीन इतिहास में गुलाम वंश या दास वंश या मामलूक वंश, इसको दास वंश किस लिए कहा गया? दास वंश इसे किस लिए कहा गया? बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको क्या कहा? दास वंश कहा। इसलिए कहा, इन्होंने कहा कि जो मोहम्मद गोरी थे, इनके जो जब इनकी मृत्यु हुई या इनका जब शासनकाल ख़त्म हो रहा था, तब इनके जो कुछ दास बच गए थे या इनके कुछ जो गुलाम थे या कह लीजिए इनके जो कुछ सेनापति थे वो इनके दास ही थे, जो बच गए थे वही इस गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। अर्थात कौन करते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए कुछ इतिहासकारों ने इसको दास वंश कहा, ठीक। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे दास वंश नहीं कहा जाना चाहिए। अब किस लिए नहीं कहा जाना चाहिए? जैसे कि पहला दास जो था इसमें ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक। उसके बाद दूसरे जो दास थे इल्तुतमिश थे, ठीक। और तीसरे जो थे वो थे बलबन, गयासुद्दीन बलबन। यही तीन दास मेन थे मोहम्मद गोरी के। किसके? मोहम्मद गोरी के। लेकिन जो कुछ इतिहासकार थे इस तीन दास के अलावा वह बोलते हैं कि और सारे दास नहीं थे, इसलिए इसे दास वंश नहीं कहा जाना चाहिए। तो जो तीन दास थे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको याद करना है कि मोहम्मद गोरी के जो प्रमुख तीन दास थे वो कौन थे, जिसने गुलाम वंश या दास वंश या मामलुक वंश को आगे बढ़ाया। तो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। इसको आपको पॉइंट को नोट करना है। चलिए अब आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। गुलाम वंश या दास वंश, हमने इसको जान लिया दास वंश की मतलब किस लिए कहा जाता है। लेकिन जब कुछ इतिहासकार इसलिए नहीं कहते हैं कि यह दास वंश नहीं है, जैसे कि रजिया सुल्तान, इसका जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसके बाद इसका पुत्र जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का आराम शाह, ऐसे कई सारे सेनापति यहाँ थे, मतलब शासक थे जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के ही साथी थे, इसके दास नहीं थे, मतलब मोहम्मद गोरी के। इसलिए इसे कुछ इतिहासकार दास वंश की संज्ञा नहीं देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। इसका जो शासनकाल चला वह 1286 से 1210 ईस्वी के बीच में चला। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का या गुलाम वंश, मतलब गुलाम वंश तो नहीं कह सकते, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कहाँ से कहाँ था? तो 1206 से 1210 ईस्वी के बीच में था, ठीक। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। किसकी? गुलाम वंश, दास वंश या मामलुक वंश की स्थापना कब की थी? 1206 ईस्वी में। यह कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर किस सन में बैठा? 1206 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठ गया, ठीक। उसके बाद सबसे प्रमुख जो क्वेश्चन आता है वह पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले अपनी राजधानी क्या बनाई? उसने अपनी राजधानी को क्या बनाया? कौन था? लाहौर। क्या? लाहौर इंपॉर्टेंट है, इस बिंदु को आप देख लीजिएगा कि उसने राजधानी जो बनाया था वह था लाहौर, जो कि इस समय पाकिस्तान में है, पहले भारत में ही था, ठीक। उसके बाद अब इसके निर्माण की बात आ जाती है। इसने किस किस चीज़ का निर्माण कराया? कुछ मस्जिदें थी जिसका इन्होंने निर्माण करवाया। पहली मस्जिद जो थी वो थी कुव्वत उल इस्लाम, जिसका निर्माण उन्होंने दिल्ली में करवाया था। कहाँ करवाया था? दिल्ली में करवाया था। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वह थी 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद। ये भी है 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, ये है अजमेर में उसने निर्माण करवाया था। यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप सब इस बिंदु को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है नामक मस्जिद है, एक मस्जिद है। इससे पहले यह हुआ करता था क्या? विद्यालय।
क्या हुआ करता था, एक विद्यालय हुआ करता था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का जब शासनकाल शुरू हुआ तो उसने इसमें कुछ परिवर्तन किया, इनकी बिल्डिंगों को फिर से कुछ मरम्मत करवाया और इसको मस्जिद के रूप में स्थापित किया, जिससे कि इसके धर्म अर्थात या इस्लाम धर्म की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना हो सके या प्रचार हो सके। ठीक, उसके बाद आप इस पॉइंट को ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद कुतुब मीनार, कभी कभी क्वेश्चन जो आता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली, तो सबसे पहले मन में एक कन्फ्यूजन पैदा होती है। कुछ लोग तो कह देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं इल्तुतमिश। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है इसी भ्रम की वजह से कि बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं कि ऐबक को लगाया जाए या इल्तुतमिश को लगाया जाए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली, तो आपको सीधा कुतुबुद्दीन ऐबक, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसके बाद जब इन्होंने नींव डाल दी थी तो इनको मतलब इस मीनार की, कुतुब मीनार की इन्होंने पूरी तरह से स्थापना नहीं कर पाए थे, मतलब पूरी तरह से इसका निर्माण नहीं कर पाए थे, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस बचे हुए निर्माण को, नींव को आगे बढ़ाया किसने, इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने डाली और कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से बनवाया किसने, इल्तुतमिश ने। आपको इस पॉइंट को याद करना होगा जिससे कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। नींव ऐबक ने डाली और उसके बाद इल्तुतमिश ने इसका संपूर्ण निर्माण करवाया। ठीक, उसके बाद इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। अब लाख बख्श किस कारण से जाना जाता था, यह काफ़ी दानी था। यह गरीबों को, अपने जो कुछ गुलाम थे उनके या दास थे, सेनापति थे, उनके जो भी कुछ थे मतलब सैनिक थे, उनको काफ़ी सारा दान देता था, उनकी सहायता करता था, इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। इसलिए यह क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, उसके बाद एक प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, अभी भी नालंदा विश्वविद्यालय है, लेकिन जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है उसको ध्वस्त करवाया। लेकिन इसने नहीं करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको करवाया। एक इसका सेनापति था बख्तियार, क्या, बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसके सेनापति बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त करवा दिया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है क्योंकि यह विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था, वो प्राचीन था। नालंदा काफ़ी जाना माना विश्वविद्यालय है, इसलिए बख्तियार खिलजी ने इसका जो सेनापति था इसको उसने तुड़वा दिया, उसको ध्वस्त करवा दिया। ठीक, यहाँ तक तो बात हो गई। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होती है किस दौरान, कभी कभी जो क्वेश्चन पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस कारण से हुई, तो वह थे चौगान। एक खेल है, जैसे पोलो होता है उसी तरह से चौगान भी होता है, जो कि घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। और इसी घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक जब गिर जाते हैं तो इनको काफ़ी सारी चोटें आती हैं और इनकी मृत्यु उसके दौरान हो जाती है। तो उनकी मृत्यु जो होती है वो 1210 ईस्वी में, किसमें, 1210 ईस्वी में। स्थापना उन्होंने 1206 में की थी इस वंश की, और उनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो जाती है। ठीक, उसके बाद इसको दफनाया कहाँ गया, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। मृत्यु तो अगर कारण पूछता है तो आपको बताना होगा चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर गया, ये कभी कभी पूछ लेता है। वर्ष नहीं पूछता है किस वर्ष में हुई है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछता है इसको दफनाया कहाँ गया, कहाँ दफनाया गया, लाहौर में दफनाया गया। आप इस बात को भी नोट कर लीजिएगा या फिर से पुनः देख लीजिएगा कि लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी बागडोर, इनके शासन की बागडोर को संभालना चाहिए था, तो उन्होंने अपने पुत्र, जो कि उनका उत्तराधिकारी बना, जिसका नाम था आराम शाह, और उनकी उम्र सिर्फ कितने थी, 8 महीने। अब आप सोच लीजिए कि 8 महीने का बच्चा इतने बड़े साम्राज्य को कैसे चलाता। तो उसने उसको बागडोर दे दी। और पहले होता था इनके समय में
कि कोई भी हो, चाहे वो 8 महीने का बच्चा हो, चाहे कोई उसका पुत्र पागल ही क्यों ना हो, वह अपने पुत्र या सगे संबंधी को ही बागडोर या उसका उत्तराधिकारी बनाता था। और उत्तराधिकारी कैसे बनते थे पहले, कि इनकी हत्या करके ए बन गए या इनकी हत्या करके ए बन गए, या तो वह अपनी मृत्यु से मर जाते थे या तो उनकी वह दूसरा शासक हत्या कर देता था और गद्दी पर खुद ही बैठ जाता था। तो आराम शाह उनके जो कि पुत्र थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, उनके उत्तराधिकारी बनते हैं उनकी मौत के बाद। और सिर्फ 8 महीने के थे, इसलिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। 8 महीने होने की वजह से, काफ़ी छोटी उम्र होने की वजह से यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी बना, उनका पुत्र था, वह कौन था? आराम शाह था, जिनकी उम्र सिर्फ 8 महीने थी। अब इनकी उम्र 8 महीने थी, काफ़ी छोटा था, इसलिए इसका फ़ायदा इल्तुतमिश ने उठाया, जो कि इसका ही सेनापति था या इसका ही गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का इसका फ़ायदा उन्होंने उठाया और इसकी इस 8 महीने बच्चे की इन्होंने हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। ठीक, तो आशा करता हूं कि आपको कुतुबुद्दीन ऐबक काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में इल्तुतमिश टॉपिक को लेकर के। धन्यवाद।